प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित यह लंबी कविता, जिसका शीर्षक है चांद का मुंह टेढ़ा है। इस कविता की पहली भाग की व्याख्या मैं इससे पहले की वीडियो में कर चुका हूं। आज मैं दूसरे भाग की व्याख्या करने जा रहा हूं। पहले भाग की व्याख्या के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप पहले भाग को देख सकते हैं। तो आइए आज हम फिर से इस कविता के दूसरे भाग की ओर अग्रसर होते हैं। टेढ़े मुंह चांद की अयारी रोशनी भी खूब है, मकान मकान घुस लोहे के गजों की जाली के झरोखों को पार कर लिपे हुए कमरे जेल के कपड़े सी फैली है चांदनी। दूर दूर काली काली धारियों के बड़े बड़े चौखटों के मोटे मोटे कपड़े सी फैली है, लेटी है जालीदार झरोखे से आई हुई जेल, सुझाती हुई एयारी रोशनी। अंधियारे ताल पर काले घिने पंखों के बार बार चक्करों के मंडराते विस्तार, घिना चिमगादड़ दल भटकता है चारों ओर, मानो अहं के अवरुद्ध अपवावन अशुद्ध घेरे में घिरे हुए। नपुंसक पंखों की छुटपुटाती रफ्तार, घिना चिमगादड़ दल भटकता है प्यासा सा स्थानों के शीशे सा। तो आइए पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। मुक्तिबोध जी यहाँ चांदनी के कारण उत्पन्न विद्रुपता को नेक उपमानों उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। तो आइए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि शुक्ल पक्ष के आरंभ की तिथियों में उसे इस टेढ़े से प्रतीत होने वाले चांद की रोशनी जो लगता है बड़ी ही चालबाज है। यह प्रत्येक मकान में लगी लोहे की जालियों और झरोखों से भीतर भीतर के लिपे पुते कमरों जैसे जेल में पड़ने वाले मटमैले काले कपड़े के समान चारों ओर घुसकर फैल रही है। अर्थात यह चांदनी आज स्वच्छता की सुखद सुंदर अनुभूति जगाने वाली न होकर पराधीनता की कैद की बोधक बन रही है। यह चांदनी दूर दूर तक काली धारियों वाले चौखटों पर लिपटे कपड़ों के समान फैली हुई प्रतीत हो रही है। जालीदार झरोखों से भीतर आ घुसने वाली यह चालबाज रोशनी जैसे देश के सारे वातावरण को ही जेल सा बना दे रही है। अंधेरे तालाब पर काले और घिनौने पंखों से बार बार चक्कर काटता चमगादड़ों का दल फैला हुआ है, जैसे चारों ओर भटक रहा हो। इन सबको देखकर लगता है मानो अहम के रुके अपवित्र घेरे में घिरकर अपने पंखों की नपुंसक छटपटाहट में यह घिनौना चमगादड़ों का दल प्यासा भटक रहा है। अर्थात आज की घृणित विषम परिस्थितियों में व्यक्ति के अहम की स्थिति इन चमगादड़ों के समान ही घुट घुट कर शक्तिहीन और
व्यर्थ की छटपटाहट से बनकर रह गई है। अर्थात यह चमगादड़ दल बुद्धि की आंखों पर पड़े स्वार्थों के शीशे के समान प्रतीत होता है। इसका और एक अर्थ भी यह हो सकता है कि आज के युग की सारी बौद्धिकताओं का दृष्टिकोण भी स्वार्थों से घिरा होने के कारण चमगादड़ों सा ही घृणित एवं व्यर्थ प्रयत्न वाला होकर रह गया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, कोलतारी सड़क पर खड़े हुए सर्वोच्च गांधी के पुतले पर बैठे हुए आंखों के दो चक्र यानी कि घुघु एक, तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुघु से बातचीत करते हुए कहता ही जाता है, मशान में मैंने भी सिद्धि की, देखो मुठ मार दी मनुष्यों पर इस तरह। तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुघु ने देखा कि भयानक लाल मूढ़ काले आसमान में तैरती सी धीरे धीरे जा रही, उद्गार चिन्हाकार विकराल तैरता था लाल लाल। देख उसने कहा कि वाह वाह, रात के जहां पनाह, इसीलिए आजकल दिन के उजाले में भी अंधेरे की साख है। रात्रि की आंखों में दबी हुई संस्कृति पाखी के पंख हैं सुरक्षित। पी गया आसमान रात्रि की अंधियाली सच्चाइयां घोट के, मनुष्यों को मारने के खूब है ये टुटके, गगन में कर्फ्यू है, जमाने में जोरदार जहरीली छी थू है, सराफे में बिजली के बुदम खंभों पर लटकते हुए मध्यम दिमाग में धुंध है, चिंता है सट्टे की हृदय विनाशिनी रात्रि की काली स्याह, कराही से अकस्मात सड़कों पर फैल गई सत्यों की मिठाई की चाशनी। आइए पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ रात्रि का काला अंधियारा जैसे जीवन की कटु सत्यों को उजागर करने वाला है। हमारे महापुरुषों के आदर्श चिन्ह भी जैसे आज अंधेरे और बुराई को ही प्रश्रय देने वाले बनकर रह गए हैं। इस प्रकार के विचार भाव प्रस्तुत पंक्तियों में व्यक्त करते हुए मुक्तिबोध जी कह रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि बरगद का यह पेड़ जीवन के समूचे इतिहास से भली प्रकार परिचित है, अर्थात जीवन के वास्तविक सत्य एवं बचे हुए मूल्य को मैं अर्थात मुक्तिबोध अच्छी प्रकार से समझता बूझता है। कोलतार अर्थात अलकतरा से बनी सड़क पर वह जो सबसे ऊंचा गांधी का पुतला खड़ा है, उसके ऊपर दो आंखों के चक्रों पर भी एक घुंघू बैठ गया है, अर्थात गांधीवाद के उच्चादर्श भी आज अंधे घुंघू अर्थात गांधीवाद के पोषकों के हाथों में पड़कर सर्वनाश के परिचायक बनते जा रहे हैं।
उधर तिलक के पुतलों पर भी इसी प्रकार के घुंघू का वास है। गांधी के पुतले पर बैठा घुघू तिलक के पुतले पर बैठे घुघू जैसे कहता जा रहा है कि जीवन के बन रहे इस मरघट में मैंने भी सफलता पा ली है। अर्थात गांधी तिलक के स्वतंत्रता एवं त्याग तपस्या के आदर्शों को फूंक कर भी आज सफलता हो पाती है। देखो किस प्रकार मैंने गांधी के नाम पर लोगों पर मुठ मारती है, अर्थात गांधी के नाम का जादू चलाकर लोगों को इस प्रकार उल्लू बना डाला है। तिलक के पुतले पर बैठे घुघू ने देखा कि वह लाल जादू की प्रतीत मुठ काले आकाश पर तैरती धीरे धीरे फैलती जा रही है। अर्थात गांधी के आदर्शों के नाम पर चारों तरफ विनाश ही छा रहा है। एक भयानक सा आकार सारे आकाश पर अपनी पूर्ण भयानकता से तैर रहा था, अर्थात सर्वनाश का सा समय उपस्थित हो रहा था। उसे देखकर तिलक के पुतले पर बैठे घुघू ने कहा, वाह वाह हे रात के राजा, तभी तो आजकल दिन के प्रकाश पर भी अंधेरे की साख जमी है। अर्थात रात हो या दिन, इन तथाकथित आदर्शवादियों ने जीवन में सर्वस्व विनाश नरकीय दृश्य उपस्थित कर रखे हैं। रात्रि की अंधेरी बगल में दबाकर संस्कृति रूपी पक्षी के पंख एकदम सुरक्षित हैं। व्यंग्यार्थ यह है कि हमारी मानवता के समस्त मूल्यों को स्वार्थी एवं अंधकारमय मान्यताओं ने दबाकर तहस नहस कर दिया है। जीवन के सत्यों को घोंटकर रात्रि का अंधकार जैसे उन्हें पूर्णतया पी गया है, अर्थात स्वार्थों के सामने सच्चाई के प्रकाश का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। इस प्रकार मनुष्यों को मारने के लिए ही कुछ स्वार्थी मनुष्यों के हाथों में गांधीवाद जैसे कुछ टोटके आ गए हैं, जिनके नाम पर वह मानवता का रक्त शोषण कर रहा है। इस प्रकार सारा आकाश जैसे कर्फ्यू के वातावरण में से घुट दब कर रह गया है। इस समय जो जागृत है उनके मन में इस प्रकार के प्रति धिक्कार का जोरदार भाव भरा है। सर्राफे में बिजली के खंभों पर लगे बल्बों के ढक्कन मध्यम रोशनी में ऐसे लटके हैं जैसे दिमागों पर धुंध छा गई हो। आज यदि कोई चिंता है तो वह सट्टे की, अर्थात अचानक अधिकाधिक लाभ पाल लेने की ही है, जबकि वस्तुतः यह चिंता मानव में जो हृदय नामक तत्व है उसको जड़ मूल से विनष्ट कर देने वाली है। इस प्रकार रात्रि के अंधकार से जीवन के कटु किंतु चाशनी चढ़े मीठे सत्य प्रकट होकर रह गया है, अर्थात स्वार्थी विषम प्रवृत्तियों ने जीवन के सत्यों को आवृत करके अंधकार को घना बना दिया है। इन पंक्तियों की अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक तथा ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। टेढ़े मुंह चांदनी के अयारी रोशनी भीमाकार पुतलों के ठीक नीचे बैठकर चारों सी उच्चकों सी नालों और झरनों के तटों पर
किनारे किनारे चल, पानी पर झुके हुए पैरों के नीचे बैठ, रात बेरात वह मछलियां फंसाती है। आवारा मछुआओं सी सुहदों सी चांदनी, सड़कों के पिछवाड़े टूटे फूटे दृश्यों में, गंदगी के काले से नाले में झाग पर बदमस्त कल्पना सी फैली थी रात भर। सेक्स के कष्टों के कवियों के काम सी, किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी। सड़कों की श्रीमान भारतीय फिरंगी दुकान, सुगंधित प्रकाश में चमचमाता ईमान, रंगीन चमकती चीजों में सुरभित स्पर्शों में, शीशों की सुविशाल झाइयों के रमणीय दृश्यों में बसी थी चांदनी। खूबसूरत अमेरिकी मैगजीन पृष्ठों सी खुली थी, नंगी सी नारियों के उभरे हुए अंगों के विभिन्न पेजों में लेटी थी चांदनी। सफेद अंडरवियर सी आधुनिक प्रतीकों में फैली थी चांदनी। कर्फ्यू नहीं यहाँ पसंदगी संदली, किंग्सवे में मशहूर रात की है जिंदगी। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पहले मुक्ति बोध जी ने चांदनी के टेढ़ेपन से बनाने वाले विभत्स विद्रूप दृश्यों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। प्रस्तुत खंड में उनका व्यंग्य एक नया मोड़ लेता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ मुक्तिबोध जी चांदनी को अय्यास और उच्चकों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वह उस विद्रूप सभ्यता का प्रतीक बन गई है जो अपनी विलास वासना में नितांत नंगी होकर रह गई है। इसी बात को यहाँ मुक्तिबोध जी कह रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि इस टेढ़े मुंह वाले चालबाज चांद की रोशनी बड़े बड़े आकार वाले ऊंचे पुलों के नीचे छिपकर बैठने वाले उन चोर उच्चकों के समान बनकर रह गई है, जो इधर उधर नालों और झरनों के किनारों पर उगे वृक्षों के नीचे बैठकर रात बिरात मछलियां फंसाते हैं, अर्थात अवसर पाकर सीधे साधे लोगों को फंसाकर उन्हें लूटते खसोटते हैं। इस प्रकार चांदनी आवारा और सोहदे मछली मारों से बनकर रह गई है। उसमें आज किसी भी प्रकार का कोई परंपरागत सौंदर्य बोध नहीं रह गया है। यह चांदनी सड़कों के पिछवाड़े टूटे फूटे स्थानों के विद्रूप से दृश्यों पर छाकर गंदगी से भरे गंदे पानी के नालों से उठते झाग पर काम वासनाओं के चित्र अंकित करने वाले कामुक कवियों की मदमस्त किंतु विभत्स कल्पना के समान रात भर फैली रहती है। किंग्सवे की रातें अपनी चांदनी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वहां की सड़कों पर इंग्लैंड में बने मालों से लदी श्रीमानों की भारतीय दुकानें, जिनके सुगंधित प्रकार में चमकता ईमान एक मजाक सा बनकर रह जाता है। वहां रखी रंगीन और चमकीली सुगंधित वस्तुओं का स्पर्श कर शीशे के केसों के सुंदर परछाई वाले दृश्यों में भी चांदनी बस रही थी, अर्थात किंग्सवे के वातावरण में चांदनी घोर विलासिता की परिचायक बनकर छा रही थी। जिस प्रकार अमेरिका से आने वाली सुंदर पत्रिकाओं के खुले पृष्ठों पर नंगी नारियों के भिन्न भिन्न प्रकार के पोज उभरे खुले रहा करते हैं,
उसी प्रकार मानो वहां अंडरवियर सी सफेद खुली चांदनी समस्त आधुनिकता के अपने प्रतीकों तथा उपकरणों के साथ खुलकर फैली थी। यहाँ किसी भी प्रकार का कर्फ्यू अर्थात प्रतिबंध और घुटन भरा वातावरण नहीं है। इस प्रकार किंग्सवे में रात की चांदनी अत्यधिक प्रसिद्ध है। वह पूर्ण निबंध एवं उन्मुक्त है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा, उल्लेख, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक तथा ध्वनिशाम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अजी यह चांदनी भी भरी मस्खरी है, तिमंजले की एक खिड़की में बिल्ली के सफेद धब्बे सी चमकती हुई वह समेटकर हाथ पांव किसी की ताल में बैठी हुई चुपचाप धीरे से उतरती है, रास्तों पर पथों पर चढ़ती है, छतों पर गैलरी में घूम और खपड़ेलों पर चढ़कर नीमों की शाखों के सहारे आंगन में उतरकर कमरों में हल्के पांव देखती है, खोजती है शहर के कोनों के तिकोने में छुपी हुई चांदनी, सड़क के पेड़ों के गुंबदों पर चढ़कर महल उलांघ कर मुहल्ले पार कर गलियों की गुहाओं में दबे पांव खुफिया सुराग में गुप्तचरी ताक में जमी हुई खोजती है। कौन है वह कंधों पर अंधेरे के चिपकाता, कौन है भड़कीले पोस्टर, लंबे चौड़े वर्ण और बांके तिरछे घनघोर लाल नीले अक्षर। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। चांदनी एक सातिर और मस्खरे के रूप में मुक्तिबोध जी ने यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जो कि अबाध गति से सभी जगह पहुंचकर जैसे जीवन के यथार्थ की टोह ले रही है। वह एक भड़कीला पोस्टर सा बनकर भाव विचारों को भड़का देती है। इन विचार को व्यक्त करते हुए ही मुक्तिबोध जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। तो आइए व्याख्या करते हैं। मुक्तिबोध जी कहते हैं कि देखिए यह चांदनी वास्तव में बड़ी ही मस्खरी अर्थात मजाकिया है। अपने फैलाव से जैसे यह पूरे जीवन को मजाक बनाती है, अर्थात उसका पूर्ण रूप से मजाक उड़ाती फिरती है। जिस प्रकार सफेद धब्बों वाली कोई बिल्ली दबे पांव हाथ पैर समेट किसी शिकार की ताक में तिमंजिले मकान की खिड़की के रास्ते से चुपचाप उतरा करती है, उसी प्रकार यह चांदनी भी अपने मस्खरे में परे शिकार की टोह में तिमंजिले की खिड़कियों से जैसे धीरे धीरे नीचे उतर रही है। जिस प्रकार बिल्ली तिमंजिले से नीचे राह पर उतरकर घूमती है, फिर छतों पर चढ़कर वहां से गलियारों में शिकार की खोज में चक्कर लगाती है, कभी खपड़ेलों पर चढ़ जाया करती है, फिर नीम की झाड़ियों के सहारे घरों के आंगनों में उतर जाया करती है और कमरों में घुसकर बड़े ही हल्के साढ़े पांवों से चलती हुई अपना शिकार देखती खोजती है। ठीक उसी प्रकार शहर के प्रत्येक कोने तिकोने में चांदनी भी छिपी हुई शिकारी बिल्ली सी विद्रूप को ही उजागर कर रही है।
यह चांदनी सड़क पर पेड़ों से घरों मकानों के गुंबजों पर चढ़कर महलों को पार करके मोहल्लों को भी लांघ जाती है। प्रत्येक गली गुफा आदि में गुप्त स्थानों में भी गुप्तचरों के समान वह कौन है जो अंधेरे के कंधों पर चढ़कर कुछ खोज रही है। लंबे लंबे बांके तिरछे घनघोर नीले लाल वर्णों वाले पोस्टर से यह कौन चिपकाती जाती है। अर्थात यह मस्खरी सी शिकारी सी चांदनी सोचने विचारने के लिए एक प्रकार से विवश कर जाती है। इसका विद्रूप सा फैलाव भाव विचारों को तीव्रता से आंदोलित कर जाता है। यहाँ हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कोलतारी सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई गांधी की मूर्ति पर बैठे हुए घुग्घू ने गाना शुरू किया। हिचकीती ताल पर सांसों ने तब मर जाना शुरू किया। टेलीफोन खंभों पर थमे हुए तारों ने सट्टे के ट्रंक कॉल सुरों में थर्राना और झंझनाना शुरू किया। रात्रि का काला स्याह कनटोप पहने हुए आसमान बाबा ने हनुमान चालीसा डूबी हुई बानी में गाना शुरू किया। मशान के उजाड़ पेड़ों की अंधियाली शाख पर लाल लाल लटके हुए प्रकाश के चीथड़े हिलते डुलते हुए लपट के पल्लू सच्चाई के अध जले मुर्दों की चिताओं की फूटी हुई दहक में कवियों ने भक्ति कविताएं गाना शुरू किया। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ गांधी, बुद्ध और ऐसे महापुरुषों के आदर्श स्वार्थों के साधन बन जाने से आज की सभ्य संस्कृति भीतर से एकदम खोखली होकर रह गई है। फिर भी मुक्तिबोध जी और उनकी यह कविता मात्र बहक भरे गीत ही गा रहे हैं। जीवन के इस यथार्थ विद्रूप का व्यंग रूप में अंकन करते हुए मुक्तिबोध जी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। तो आइए और व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मुक्तिबोध जी कहते हैं कि कोलतार अर्थात अलकत्ते से बनी सड़क के बीच तनी खड़ी गांधी की मूर्ति पर बैठे घुग्घू ने गाना शुरू कर दिया। अर्थात गांधी के नाम पर गांधी के देश में आज सर्वनाश का प्रतीक घुग्घू अपनी मस्ती में अपना ही बेसुरा राग गा रहा है। उसके गाने से हिचकियां लेती सांसों अर्थात सभ्यता, संस्कृति और मानवता की सांसों का भय जैसे भर जाने के लिए घुटने लगा। टेलीफोन के खंभे पर लगे तार सट्टेबाजों के द्वारा किए जाने वाले ट्रंक कॉलों के स्वरों में थर्रा और झंझना रहे हैं। अर्थात आज जनता की जिंदगी इन सट्टेबाजों, स्वार्थी शोषकों की कृपा पर निर्भर होकर थरथरा कर एवं कांप रही है। ऐसे क्षण में भी जैसे राख का काला कंटोपा पहनकर आकाश रूपी बाबा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उसकी वाणी डूब रही है, फिर भी वह जैसे सब सहते हुए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहता है। मुक्तिबोध जी का अभिप्राय शायद यह व्यक्त करना है कि स्वार्थी सट्टेबाज किस्म के लोग मानवता का गला घोंट
देना चाहते हैं, फिर भी उनका विरोध और मुकाबला न करके हम लोग भगवान के सहारे ज्यों के त्यों जिए जा रहे हैं। जो मानवता के संत्रस्त एवं नपुंसक विद्रूप का ही परिचायक है। जिस प्रकार शमशान भूमि के उजाड़ बियाबान में जलती चिता की लपटें हिलती डुलती दिखाई देती है, उसी प्रकार जीवन के वीराने में पेड़ों की अंधियारी शाखाओं पर चांदनी का लालिमामय प्रकाश भी एक चिथड़े सा लिपटा शमशान की लपट सा भयावह और जलाने वाला प्रतीत हो रहा है। सच्चाई जैसे मुर्दों की तरह बनकर जीवन में शमशान में जल रही है। उनकी अधजली चिताओं की जलन से प्रभावित अविगन बहती हुई कविताएं गा रहे हैं। अर्थात कवि लोग बहक के कारण जीवन की वास्तविकता को समझ पाने में असमर्थ होकर कविता के नाम पर चाहे कुछ लिखते और गाते जा रहे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास रूपक अलंकार के साथ आकाश के चांदनी का मानवीकरण हुआ है। इस प्रकार इस वीडियो में यहाँ तक ही व्याख्या कर रहा हूँ। इससे आगे की पंक्तियों के व्याख्यान अगले वीडियो में करूँगा, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। एवं आप लोगों से साथ ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।